ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य अवस्थी है। मैंने इस वर्ष सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 37 हासिल करी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी यहाँ तक की जर्नी, मेरी स्ट्रैटेजी, जीएस के विषय में कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी, किस तरीके से उसको टैकल करें, एस्से, ऑप्शनल और आखिर में जो मेंटल एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन का, जो मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करी जाती है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। और उम्मीद है कि इससे अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है और कोई एक दो एस्पिरेंट भी अपनी जर्नी में कुछ पॉजिटिव्स ले सकते हैं तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा, क्योंकि यही मेरे लिए सफलता के मापदंड हैं। तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड और मेरी जर्नी। मेरा जन्म कानपुर में हुआ। मेरे पिता पत्रकार थे, तो मेरी प्राथमिक परीक्षा रांची झारखंड में हुई, जिसके बाद मैंने अपनी 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल कानपुर से करी। फिर मैंने क्लैट की परीक्षा दी, जिससे 5 साल का BA LLB ऑनर्स मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता से किया, जिसके पश्चात मैंने 10-11 महीने तैयारी करके सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 में दी और उसके नतीजे पिछले महीने आए। यदि बात करूं जर्नी की, तो मैं बड़ा उत्सुक रहता था इस परीक्षा को लेके। मुझे लगता था कि ये परीक्षा वाकई में ना सिर्फ सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, लेकिन सबसे खूबसूरत परीक्षाओं में से भी एक है, क्योंकि जिस तरह की शारीरिक मानसिक चुनौतियों से आपको अवगत कराती है और आपका टेस्ट लेती है आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज का, वो आपको एक व्यक्ति और एक इंसान के रूप में और निखारता है। परंतु परीक्षा की तैयारी मैंने कई चीज़ें सोच के करी थी, अपने पिता के साथ सोच के करी थी, लेकिन शुरुआती 10 दिनों में ही परीक्षा की तैयारी के मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया कोरोना की सेकेंड वेव में, जिसने मुझे झकझोर के रख दिया एक तरीके से। और मेरी ऐसी मनोदशा नहीं थी कि मैं तैयारी करूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बड़ा संभाला, और यदि मैं आज यहाँ बैठा भी हूँ तो उसका इकलौता श्रेय मेरी माँ को जाता है। परीक्षा पास करना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता यदि वो नहीं होती। और उन्होंने जिस प्रकार का अदब में साहस दिखाया, वो मैं मानता हूँ अभूतपूर्व है, और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो थी। लेकिन उसके बारे में विस्तार से हम लोग आखिरी पार्ट में बात करेंगे, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। तो ये मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था। पिता के जाने के बाद लगभग जुलाई से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी, और 10-11 महीने की तैयारी करके जून में मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा लिखी 2022 में। बात करें अगर अपनी स्ट्रैटेजी की, कैसे मैंने इस 1 साल को किया, तो मैं यही कहता आ रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि 2 तरह के लोग इस परीक्षा को देते हैं। एक जो नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कठिन जीवन है, लेकिन सबके सामने चुनौतियाँ होती हैं। दूसरा, जो लोग पूरी तरीके से एक तरीके से इस प्रिपरेशन के प्रति समर्पित हैं और अपना पूरा समय इस तैयारी में दे रहे हैं। जो दूसरे तरह के लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई को अपनी नौकरी मान लीजिए। नौकरी में भी 8-9 घंटे लोग काम करते हैं, तो आप 8-9 घंटे पढ़ाई करिए। नौकरी में तो आपको वेतन भी मिलता है, 2-3-4 लोगों से बात करने का मौका मिलता है। इसमें तो आप एकांत में ज़्यादातर रहते हैं और वेतन भी नहीं मिलता है, पता भी नहीं होता कि परिणाम मेहनत का मिलेगा कि नहीं। तो ये एक तरीके से तपस्या है। तो इसको जितना आप गंभीरता से लेंगे और जितना इसके प्रति ईमानदार रहेंगे, आपका काम सफल होगा। तो मैंने भी यही किया। मैं पूर्ण रूप से इस परीक्षा के प्रति समर्पित था, इसलिए मैंने इसको 9 घंटे न्यूनतम दिन में देने की कोशिश करी। मैं कभी भी ज़्यादा घंटों की पढ़ाई में विश्वास करने वाला नहीं रहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि 3 घंटे एक कमरे में बैठ के दीवारें देखने से अच्छा है कि आप 1 घंटे ईमानदारी की पढ़ाई करें और बाहर आ जाए, क्योंकि रजिस्टर भरना और घंटों तक कमरों में पड़े रहना, ये सब समाज को दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन आप अपने प्रति जानते हैं कि आपने उसमें कितनी मेहनत करी है। तो अपने प्रति ईमानदार रहिए। इस परीक्षा में आप अपने अलावा किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो 9 घंटे का मेरा शेड्यूल रहता था, उसको मैंने 3-3 घंटों के 3 भाग में बांट लिया अपने दिन के। 9 से 12 बजे मेरी सुबह नाश्ते के साथ होती थी, जिसमें मैं अपना अखबार, जो भी आप अखबार पढ़ते हैं, वो मैं निपटा देता था।
उसके पश्चात मैं 9 से 12 बजे तक 3 घंटे के लिए पहली शिफ्ट में पढ़ाई करता था, जिसमें मैं जीएस के टॉपिक्स कवर करता था। उसके बाद करीब 2 घंटे के लिए मैं ब्रेक ले लेता था, जिसमें अपना खाना, नहाना, माँ के साथ थोड़ा समय बिताना। 12 से 2 के बीच आपका ब्रेक हो गया। 2 से 5 बजे के बीच में एक बार फिर अपनी टेबल पे आ जाता था, और यदि मैंने निश्चय किया है कि 2 से 5 के बीच पढ़ना है तो मैं 1:55 पे ही सुनिश्चित करता था कि मैं वहाँ टेबल पे हो जाऊँ, और फिर से 5 से 7 के बीच 2 घंटे का ब्रेक लेता था, खेलता था, कहीं बाहर जाता था, कुछ सुनता था, कुछ देखता था, और समय अपना व्यतीत करता था परिवार अपनी माँ के साथ। और 7 से 10 के बीच एक आखिरी शिफ्ट में मैं बैठता था, जिसके पश्चात मैं भोजन करके सो जाता था। दिन में कोशिश करता था कि 7 घंटे की नींद ले सकूं, कम से कम, कभी कभी नहीं हो पाती थी तो 9 घंटे कोशिश करता था कि हो जाए। इसी तरह जब एग्जाम करीब आ जाते थे तो ये 9 घंटे 10-11 घंटे में तब्दील हो जाते थे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है जब आप 9 घंटे पढ़ने की आदत डाल लेंगे। दूसरी बात रही कि आपने स्केड्यूल कैसे किया होगा। तो मैंने सबसे पहले जो सिलेबस है यूपीएससी का, क्योंकि इतना विस्तृत सिलेबस है, कई लोग उसको देख के डर जाते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया। सबसे पहले GS1, GS2, GS3, GS4 के छोटे छोटे पन्ने बनाए, और उन GS1 में अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे, जैसे हिस्ट्री हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, ज्योग्राफी हो गया। फिर उसके सब टॉपिक्स थोड़े थोड़े लिखिए कि एंशिएंट हो गई, मिडिवल हो गई, मॉडर्न हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री, और ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे पन्ने बना के अपने सामने दीवार पे लगा दिए, जिससे मुझे लगातार याद रहे। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो आपका सिलेबस बढ़ जाता है, एक बड़ी समस्या को छोटी करके अगर आप करेंगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हल हो गई है। और दूसरा, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मंथली मैगजीन्स हो, आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये सिलेबस के किस हिस्से से संबंधित है। इससे आपके एक क्लैरिटी मिल जाती है। और दूसरा, आप कोई भी ऐसी चीज में समय नहीं बर्बाद करते जो सिलेबस में होना। कई बार बच्चे कई रिसोर्सेज में फंस जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि ये सिलेबस में है भी कि नहीं, क्योंकि उनके पास सिलेबस है नहीं। आप याद कर नहीं सकते, इतना बड़ा सिलेबस है। कई लोग कहते हैं कि कंटेस्ट कर लो सिलेबस, में नहीं मानता। तो आप अपने सामने उसको रखिए और उससे टैली करते रहिए हमेशा, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, एक बार आपने सिलेबस को तोड़ दिया है, अब इसको आप डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। तो इससे आपको अपने मंथली, औसतन मैं मान रहा हूँ कि आप 1 साल इस तैयारी को देंगे, तो 12 महीने से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मंथली टारगेट्स अपने मिल जाएंगे। यदि उस मंथली टारगेट में आपका एंशिएंट और मिडिवल मान लीजिए आ रहा है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि एंशिएंट और मिडिवल के सारे टॉपिक्स उस 1 महीने में किसी भी तरीके से हो जाए। अब आप ये कैसे करेंगे? जो भी टॉपिक्स एंशिएंट और मिडिवल के हैं, इनको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको साप्ताहिक आपके टॉपिक मिल जाएंगे, कितने आपको कवर करने हैं। अब आपका काम बड़ा सरल है। आपको केवल और केवल, मैं आपको कोई टोना टुटका नहीं बता सकता, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। इस परीक्षा में केवल मेहनत चाहिए होती है। आपको उन 7 दिनों में ये मेहनत करके सुनिश्चित करना है कि आप वो टॉपिक कवर करें और एक बार रिवाइज कर लें, चाहे जो हो जाए। आपने यदि अपने साप्ताहिक टारगेट को 2 दिन पहले अचीव कर लिया, मान लीजिए 5 दिन में आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, तो आपके जो 2 दिन बचे हैं उसमें आप आराम कर सकते हैं। उसको आप एक तरीके से अपनी कमाई मान सकते हैं कि आपने मेहनत करके वो 2 दिन कमाए। लेकिन मेरा ऐसा निजी अनुभव है कि जब आपको पढ़ाई की ऐसी लगन लग जाएगी तो आप उस 2 दिन में भी पढ़ेंगे ही। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करिए कि ये टारगेट्स अचीव करें, उससे एक संतुष्टि मिलती है और आप खुद अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं जब आपको पता है कि आपने ईमानदारी से अपना 100% किसी चीज के प्रति दिया है। परिणाम फिर उतने मायने आपके लिए नहीं रखते। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं, तो मुझे पता है कितना जरूरी होता है परिणाम। लेकिन फिर भी अपने प्रति यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। आगे बात करें, यदि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो 3 स्टेज होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके बाद हम जीएस की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, कैसे डिटेल में मैंने उसको उसके प्रति मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। मेरा माध्यम इंग्लिश था और मैंने प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में पढ़ूं या सिर्फ मेंस। कम से कम मैं कहूँगा नवंबर या दिसंबर, बल्कि दिसंबर तक मैंने ये कोशिश करी कि मैं इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करूं। जो जीएस के बेसिक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करूं। मैं फिर से कहता हूं कि जब आपकी नींव मजबूत होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो उसके ऊपर आप एडवांस बुक्स आसानी से खत्म कर सकते हैं। उसके ऊपर आप और भी आगे का पढ़ सकते हैं और आपको बातें बहुत आसानी से समझ आएंगी। आप अखबार में जो दिन प्रतिदिन इकोनॉमिक्स पेज पे पढ़ते हैं और डरते हैं जिन बड़े बड़े शब्दों से, वो आपको बहुत आसानी और सरलता से समझ में आने लगेंगे यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो आप अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करिए। ज्यादा दिसंबर तक इस बारे में मत पढ़िए कि प्रीलिम्स में क्या हो रहा है कि मेंस में क्या हो रहा है। इंटीग्रेटेड तैयारी करिए। जो कुछ आपको प्रीलिम्स का लगता है उसको एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, बाकी आप मेंस का साथ साथ पढ़िए। जनवरी से जब 4 या 5 महीने बचे हो प्री के, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा प्री की तरफ और केंद्रित कर दीजिए। जब मैं कहता हूँ कि प्री की तरफ केंद्रित कर दीजिए, इसका मतलब है कि अब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए
और मॉक टेस्ट का मैं हमेशा कहता हूं कि उद्देश्य ये नहीं है कि आप गेस कर सके कि प्रश्न क्या आएंगे या आप इतने प्रश्न प्रैक्टिस कर लीजिए कि उन्हीं से आएगा, ऐसा होता नहीं है। मॉक टेस्ट का उद्देश्य है एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग, आप कितनी मजबूती से अपनी बेसिक्स को जानते हैं, और दूसरा मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कि आपकी एक तरह की हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, आप एक तरीके से एस्टिमेशन कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं पेपर को देख के कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कि कहीं मैं ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कम अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा हूँ। एक बात मैं बहुत जरूरी बता दूं कि प्रीलिम्स आपकी ज्ञान की परीक्षा उतनी नहीं है जितनी आपकी समझदारी की परीक्षा है, इसलिए वो क्वालिफाइंग पेपर है। कहाँ पे आपको अपनी कलम रोक देनी है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कितना आपको पढ़ना है। तो प्रीलिम्स हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी समझदारी की परीक्षा है। आप इसमें 200 नंबर ले आए तो भी बहुत अच्छा है, 110 ले आए तो भी बहुत अच्छा है, हालांकि जितने ज्यादा लाएंगे उतना बेहतर है, लेकिन फिर भी कभी भी इसको मापदंड मत पानिए क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है आपके लिए, तो आप उस प्रकार से उसकी तैयारी करिए। प्रीलिम्स में अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जितने ज्यादा आप मॉक देंगे ये आकलन आप खुद कर पाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यदि डिफिकल्ट पेपर है तो 80 तक रुक जाइए, यदि इजी पेपर है 85-90 अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरे लिए यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान होगा कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप अटेम्प्ट मत करिएगा, और शायद अभी आप मेरी बात मान भी लें, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे और जब आपने एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस पे नैरो डाउन कर लिया है, तब मैं आपको बहुत लिखित में देता हूँ कि आपके अंदर एक वो टेम्पटेशन होगी कि यार मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, अब मैंने बी और सी में ही तो गैस करना है, चलो गैस कर देता हूँ, 50-50% चांस है, 1 साल की रिस्क नहीं ले सकता या ले सकती, और यहीं पे सारा खेल हो जाता है। उस टेम्पटेशन को जो रेजिस्ट कर पाता है वो प्रीलिम्स निकाल लेता है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ऐसा था कि नेगेटिव मार्किंग कम कर देती थी, और लोग कहते हैं कि लक का बड़ा रोल होता है, मेरा तो अनुभव बिल्कुल विपरीत रहा है इससे। मैं जब मॉक्स दिया करता था तब मैं कभी कभी गेस करता था अगर बी और सी में एलिमिनेशन लगाना है, लेकिन वो मेरे कभी सही नहीं होते थे, तो 5-6-8 मॉक्स के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं गेस वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए मैं उतने बड़े दिन, उतनी बड़ी परीक्षा के दिन पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो प्रीलिम्स में आप बिल्कुल अपने माइंड को फोकस रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए और डबल डाउट्स मत आने दीजिए। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। मेंस के लिए हम जीएस वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपकी व्यक्तित्व की परीक्षा है, उसमें आपको इतना तो कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता, जब तक आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हो और कुछ भी बनावटीपन आपके में ना हो, तो इंटरव्यू मुझे लगता है सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है इस परीक्षा का। आपने मेहनत करी है इतने साल, आपने इतने परीक्षाएं, इतनी चुनौतियां निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में देखी हैं, उसके बाद आपको आधा घंटा उन महानुभवों के साथ बैठने को मिलता है जो आपके आदर्श रहे हैं। यदि आप किसी शहर से हैं तो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। यदि आपने कोई ऐसी गतिविधि करी है अपने कॉलेज या स्कूल के दिनों में तो उससे संबंधित प्रश्न या उससे संबंधित अगर कुछ हाल के दिनों में कुछ हुआ है घटना चक्र, तो उसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यही इंटरव्यू है। बाकी आप उस प्रक्रिया को जितना ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे उतनी ज्यादा वो आपके लिए आसान होगी। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की, GS 1, 2, 3 और 4। आप अपने सिलेबस को तोड़ लीजिए। एक बार आपका सिलेबस चुन लिया है तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स चुन लीजिए जो मेंस ओरिएंटेड है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे सोशल इश्यूज तो प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन मुख्यतः रूप से सोशल इश्यूज और गवर्नेंस, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे ज्यादातर मेंस ओरिएंटेड है। आपको क्या करना है, या तो आप शुरुआती में इन टॉपिक्स को खत्म कर लीजिए, इनके अच्छे नोट्स बना के, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया और नोट्स बना लिए, या तो आप इनको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और बाकी चीजों पे फोकस करिए, और जब नवंबर-दिसंबर के करीब समय आए तब आप इनको एक बार देख के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और फिर प्री के बाद आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं प्री और मेंस के लिए, उनके लिए तैयारी कैसे करें। जब मैं टॉपर स्टॉक देखता था तो मैं बात सुनता था, तो आमतौर पर औसतन हर टॉपर कहता था कि मैंने किताब 10 से 12 बार पढ़ी है। तो मैं बड़ा घबरा जाता था कि इतनी बार कैसे किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, क्योंकि इतना विस्तृत सिलेबस है, कैसे पढ़ सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने खुद वो अपनी जर्नी ली तो आज मैं भी आपके सामने बैठा हूं, तो मैं भी यही कहूंगा कि 10 से 12 बार पढ़ी। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि मैंने कोई किताब 10 से 12 बार पढ़ी, मान लीजिए लक्ष्मीकांत है, तो मैंने पहली बार जब पढ़ी तो उसको कहानी के रूप में पढ़ा, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करी, बस थोड़ी बहुत बिंदुएं उठा ली कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जब दूसरी बार पढ़ी तब मैं एक पेंसिल लेके बैठा और जो मुख्य चीजें थी उनको अंडरलाइन कर लिया, जो मेरे काम की चीजें थी। इससे मेरी किताब लगभग आधी हो गई। तो यदि 400 पन्ने की किताब है, अब वो 200 पन्ने की हो जाएगी, अगर सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन आप देखेंगे।
एक बार आपने अंडरलाइन कर लिया है तो आप तीसरी बार किताब को उठाइए और उस अंडरलाइन पोर्शन को अपनी भाषा में नोट्स में लिख लीजिए। अच्छे नोट्स यूज करिए, जितने छोटे हो सके उतने छोटे नोट्स बनाइए, उसमें फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करिए, उसमें आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करिए, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करिए, आपकी जगह बचेगी। आपको लगेगा कि आपकी बुक और आधी हो गई है, तो जो अब 200 पन्ने की बुक बची थी अब वो कट के इससे 100 पन्ने के नोट्स बनेंगे। अब पूरी परीक्षा की प्रणाली तक जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, आपके लिए लक्ष्मीकांत आपका ये रजिस्टर है, आप इसी बुक को बार बार पढ़ेंगे। जब मैं बुक कहूंगा तो मतलब मेरा वो रजिस्टर 100 पन्ने का, जिसमें मैंने लक्ष्मीकांत, अब मैं 100 आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, आप ये मत कहिएगा कि अरे मेरे तो 115 के हुए, उन्होंने 100 कहे थे। 100 में आपको ऐसे ही आपको एक आकलन दे रहा हूँ कि इतना कम हो जाते हैं आपके सिलेबस। और अब आप जितनी बार भी रिवाइज करेंगे आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने 14 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो मैं उसका संदर्भ ये है कि मैंने 3 बार उस मेन किताब को पढ़ा है और उसके बाद 11 बार इंटरव्यू तक आते आते मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए हैं। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे नोट्स में हर चीज वो है जो इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत में, कि मैं उसको ही लक्ष्मीकांत या अपनी किताब मानता हूँ। तो इस तरह से आप हर किताब के लिए करिए, अपने नोट्स बनाइए। 3 बार की रीडिंग के बाद बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए, जिसमें कोई भी मुख्य बिंदु नहीं छूटना चाहिए। और इसमें एक फायदा होता है कि आप उसी में A4 शीट्स लगा के उनको अपडेट कर सकते हैं करंट डेवलपमेंट्स के साथ। तो ये तो हो गया जनरल नोट स्पीकिंग के लिए। मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए, आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं जब लिखता हूँ किसी बात को तो मुझे ठीक लगता है, उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना आसान हो जाता है। ये हो गई जनरल नोट्स की बात। अगर रिसोर्सेज की बात करें, GS 1, 2, 3, 4 कैसे मैंने किया। GS 1 में सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा डर होता है काफी बच्चों का, मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने देखा है कि प्री में उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो मेरे हिसाब से, मैं इतना अनुभवी तो नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा किसी को कुछ सुझाव दे सकूं। कई और लोग हैं मुझसे भी ज्यादा पारंगत जिनसे मैंने भी सुझाव लिए, लेकिन मैं अपना निजी अनुभव साझा कर सकता हूँ। मेरे अनुसार से मुझे उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका नहीं लगा। तो मैंने NCERT और कुछ सरकारी वेबसाइट्स हैं इंडियन कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जिसमें बहुत संक्षिप्त रूप में हमारी विरासत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत खूबसूरती से वर्णन किया गया है। तो मैंने उन सोर्सेज को रेफर किया और बार बार रिवाइज किया, ना कि ये सोच के कि मैं और ज्यादा आर्ट फॉर्म्स पढ़ लूँ या और ज्यादा हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स पढ़ लूँ या और ज्यादा पॉटरी या टॉय मेकिंग पढ़ लूँ। मैंने लिमिटेड चीजें पढ़ी आर्ट एंड कल्चर में और उनको अच्छे से पढ़ा। खास तौर से मीन्स के हिसाब से एनालिटिकल अप्रोच रखी आर्ट और कल्चर की, कैसे टेम्पल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, क्या बुद्ध आर्किटेक्चर में ऐसा था जो इंस्पायर कर गया बाकी और चीजों को। और इस तरह के अमरावती स्कूल और गंधर्व स्कूल और अन्य स्कूल के सारनाथ स्कूल, इन सब स्कूल्स के कंपैरिजंस, इनके डिफरेंसेस, इन सब के बारे में मैंने ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच रखी। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप NCERT पढ़िए और उस NCERT से अगर आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। यदि आप बुक से ही पढ़ने में कंफर्टेबल है तो उसी से पढ़िए। मिडिवल इंडिया के लिए भी NCERTs एक अच्छा माध्यम है, लेकिन NCERTs में प्री के लिए खास तौर से अगर कोई वर्ड्स आ रहे हैं या कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है या कोई पोस्ट आ रही है मॉडर्न में, तो उस पोस्ट के बारे में जरूर पढ़ें, उसको केवल स्किप मत कर दीजिए। और यदि आप मॉडर्न की बात करें तो मैं कहूँगा कि स्पेक्ट्रम एक अच्छी किताब है। आप मेंस की तरफ बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम मैं कहता हूं कि एक तरीके की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, मेंस का भी काफी कुछ कवर कर देती है। और आप एक बात समझ लीजिए कि मेंस प्री की जानकारी को ही एनालाइज करने का नाम मेंस है। तो आपने प्री में जो डेटा इकट्ठा किया है उसी को जब आप एक अपने पर्सपेक्टिव्स में एक तरीके का स्पेक्ट्रम देंगे आप, तो उसी का नाम मेंस है। तो इतना कोई प्रेशर मत लीजिए कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें। एक किताब पढ़िए और उसके बारे में सोचने की कोशिश करिए कि यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पढ़ रहे हैं, यदि आप महात्मा गांधी के विचार पढ़ रहे हैं, यदि आप बाल गंगाधर तिलक के विचार पढ़ रहे हैं, तो प्री तो हो जाएगा कि यह विचार किसका था, मीन्स हो जाएगा कि इन विचारों में फर्क क्या था और कहाँ इनका एक कॉमन बिंदु थी जहां ये तीनों विचारधाराएं मिलती थी। तो ये एनालिसिस, ये इसका विश्लेषण, ये मीन्स की तैयारी है। और क्या इनके विचार थे, किसने कब क्या कहा और कहाँ सभा थी, ये आपकी प्रीलिम्स की ज्यादा तैयारी होती है। हालांकि इतने डायरेक्ट क्वेश्चन अब आते नहीं है, लेकिन फिर भी बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मेरे लिए NCERTs, GC लियोंग और मैपिंग, ये 3 मुख्य सोर्स थे। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत की भी और विश्व की भी। अपनी दीवार पे मैप रखिए, कोई भी खबर आप पढ़ रहे हैं उसको मैप पे लोकेट करिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप मैप इन द न्यूज ही पढ़ रहे हैं, यदि आप कोई घटना भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको मैप में देखिए कहाँ हुई है। यदि आप
उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनाए गए। आप एक बार उस खबर को पढ़ते समय वर्ल्ड मैप पे यूनाइटेड किंगडम देखिए और देखिए कि उसके आसपास कौन से समुद्र हैं, देखिए कि उसका बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्दर्न आइलैंड भी कहाँ किसके हिस्से में आ रहा है। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, वो आपकी मैपिंग होती है। कोई नदी के बारे में आपने केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ा, आप तुरंत इंडिया का मैप अपनी दीवार पे देखिए, केन बेतवा कहाँ है, उसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, किस तरफ स्लोप है, अन्य चीजें, ऐसे आपकी मैपिंग तैयार हो जाएगी। जीसी लियोन का सहारा लीजिए आप फिजिकल ज्योग्राफी में, उसमें डायग्राम्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए चीजों को याद करने के लिए, जैसे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हो गया और अन्य लैंडफॉर्म्स हो गए, इनको डायग्राम से आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। और ज्योग्राफी में आप मैप की मेकिंग प्रैक्टिस भी करिए। इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप आप अगर बनाना बहुत कम समय में सीख लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके आगे के मेंस के लिए, क्योंकि ये आपकी जगह बचाएगा। बात करें सोशल इश्यूज की, तो जो भी खबरें चल रही हैं मंथली मैगजीन्स में आप उन पे फोकस करिए। और उसके अलावा आप सोशल इश्यूज के जो बेसिक्स है, इंडिया की प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, कास्ट सिस्टम की डेवलपमेंट है, और आज के मॉडर्न ट्रेंड्स और नियो कॉलोनियलिज्म, और ये सब आप बेसिक्स किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप नेट पे डालेंगे यूपीएससी सोशल इश्यूज नोट्स या ऐसा कुछ करके, या कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक डालेंगे कम्युनलिज्म पीडीएफ, तो आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड होती है, आप आसपास हो रही चीज़ों पे अपनी राय रखिए और उसके नोट्स बनाइए न्यूज़पेपर से। ये हो गए आपके सोशल इश्यूज ज्योग्राफी और GS1। GS2 अगर हम लोग जल्दी जल्दी देखें तो पॉलिटी के लिए मैंने बताया, लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी मेरे अनुसार एक ऐसा स्रोत है जिससे आप सब कुछ कवर कर सकते हैं नियमित समय में। उसके अलावा आप गवर्नेंस के लिए PIB या सरकारी कोई भी वेबसाइट या कुछ अच्छी मंथली मैगजीन जिसमें एक डेटाबेस आता हो कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कीम्स का, सरकार की गतिविधियों का, तो आप उसको फॉलो करिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैसा मैंने पहले कहा था, या तो शुरुआत में ही प्रिपरेशन के या खात्मे तक आते आते एक बार नोट्स आप देख लीजिए किसी भी अच्छे स्रोत से, और उनको अपनी भाषा में उनके नोट्स करके जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए और फिर मेंस के बाद ही रिवाइज करिएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगे। कोई भी अच्छा मंथली मैगजीन में एक और बात, आप ज्यादा सोर्सेज पर मत जाइए, कोई भी एक सोर्स पकड़ लीजिए और उसको ही अपना ही ग्रंथ मान लीजिए। आप बार बार ये सोच में कि मेरा ये तो नहीं छूट रहा और वो तो नहीं छूट रहा, देखिए फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे खतरनाक चीज है इस परीक्षा में। जो आदमी फोकस्ड है वो परीक्षा निकाल लेगा। आपका अगर कुछ छूट भी रहा है, आप ये सोचिए कि आप अगर मंथली मैगजीन कोई एक 110 पन्ने की कर रहे हैं हर मंथ, वो साल 1200 पन्ने हो जाएंगे, वही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो, ना कि कई चीजों के पीछे भागिए। तो मंथली मैगजीन से इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो जाते हैं, अखबार साथ साथ पढ़ते रहिए। GS3 थोड़ा विस्तृत है, बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर अपनी पकड़ बनाइए, उसके अपने बेसिक्स करिए। आपको बहुत सारे लेक्चर सीरीज मिल जाएगी ऑनलाइन जो फ्री है, आपको बुक्स मिल जाएंगी, मार्केट में नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक्स जरूर क्लियर करिए, क्योंकि तभी आप अखबार में हो रही चीजों को आप समझ पाएंगे और उनसे रिलेट कर पाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ट्विस्ट क्या है, या बैंक रेट MCLR में फर्क क्या है, इन सब पे बेसिक्स क्लियर करिए। और इकोनॉमी बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी आसपास उससे रिलेटेड है, तो उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे लगातार आप स्टैटिक पोर्शन से उसको रिलेट करते जाए। इकोनॉमी के बाद एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, एक बार मैं फिर कहूंगा NCERT और कोई एक अच्छी एडवांस बुक से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए जो स्टैटिक पोर्शन है। और ज्यादातर कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी सिंपली स्ट्रैटेजी रहेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने मंथली मैगजीन से करा था, उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक पोर्शन भी वो लोग देते हैं। अगर वैक्सीन की बात हो रही है तो वैक्सीन कितने तरह की होती है, क्या डिस्कवरी रही, कैसे शुरुआत हुई, वो सब कवर करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है मंथली मैगजीन में। उतना काफी है, मोर देन इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, क्योटो टारगेट्स, आईची टारगेट्स और इन सब कुछ चीजों के ऊपर इंटरनेट से आप रिसर्च करिए और उनसे पढ़िए। और बाकी आप डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मुख्य डिजास्टर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हो गई, फ्लैश फ्लड्स हो गई, आपकी फॉरेस्ट फायर्स हो गई, अर्थक्वेक, सुनामी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होने लगी हैं आजकल, एवलांचेस हो गए, इन सब जोशीमठ क्राइसिस हो गई, इन सब चीजों पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, केस स्टडीज बना लीजिए, दुनिया में क्या हो रहा है, इनकी प्रिवेंटिव टेक्निक्स क्या है और कैसे इंडिया के मेन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। इतना मोर देन इनफ है।
एथिक्स की बात करें GS4 की, तो कई बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट मान लेते हैं। ये हमारे समाज की एक, मैं कहूंगा, दुर्भाग्य है कि जो सब्जेक्ट सबसे आसान होना चाहिए, बिकॉज एथिक्स शुड बी द नॉर्म इन द सोसाइटी, बट अनफॉर्चुनेटली दे बिकम द एक्सेप्शन। तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है समझने में कि इतना सरल आंसर भी सही आंसर हो सकता है। उनको लगता है ऐसा कहाँ होता है दुनिया में, लेकिन वही एथिक्स है। एथिक्स कुछ नहीं है, एथिक्स मॉरल साइंस है जिसको भाषा खूबसूरत कर दी गई है, क्योंकि आप एक स्तर पे आ गए हैं तो आपकी भाषा को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और एथिक्स और कुछ नहीं है, सही और गलत की पढ़ाई है एथिक्स। तो उसका इतना स्ट्रेस मत लीजिए, सिंपलेस्ट आंसर हमेशा सही आंसर होता है एथिक्स में। और केस स्टडीज खूब ज्यादा लगाइए, क्योंकि उससे आपके बेसिक्स कवर होंगे। बेसिक्स के लिए मैं एक बार फिर से कहूंगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज आप कोई भी ले लीजिए, वो आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएंगी। और उन ऑनलाइन रिसोर्सेज को आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बेसिक्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो आप अपने आसपास देखते हैं, जरूरी नहीं एथिक्स में आपको बड़े बड़े राइटर्स और ऑथर्स के नाम बताओ। मैंने अपनी परीक्षा में विराट कोहली के एग्जांपल दिए, अपनी माँ के एग्जांपल दिए, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा है जो आप एग्जांपल जब आप कोट करते हो, आप उन चीजों में करते हो जिनसे आप खुद इंस्पायर्ड हुए, जिन्होंने आपको कुछ एक अच्छाई आपके अंदर डाली हो। तो वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई खिलाड़ी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो एथिक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। क्रिएटिव होइए, कोट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए, अपने आंसर्स को पेश करना सीखिए, और इससे आपका एथिक्स हो जाएगा। एस्से की यदि मैं बात करूं तो एस्से की कोई अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप GS 1, 2, 3, 4 की तैयारी ही आपका एस्से है, उससे आप बहुत कुछ रिलेट करके लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो इस बार मैंने जो अपना एक एस्से लिखा था वो फॉरेस्ट आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ GDP या कुछ ऐसा कुछ था। और उसमें मैंने देखिए GS 1 से हिस्टोरिकल एनालिसिस शुरू करी कि कैसे जो महाजनपद बने थे वो उनका एक बहुत बड़ा बैकबोन स्ट्रेंथ जो था वो फॉरेस्ट थे। मैंने GS 2 से कि कैसे इंडिया और अब्रॉड बाहर के देशों में फॉरेस्ट रेगुलेशन पे काम हो रहा है, क्योंकि सरकारें और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसकी अहमियत को पहचान रहे हैं। तो अब चाहे वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में के तहत नए रूल्स लाना हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाना हो, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या रेडियो एक्टिव रूल्स, तो वो GS 2 की तैयारी आ गई। और फिर मैंने एथिक्स से भी कुछ कोर्स और कुछ केस स्टडीज डाल के कि कैसे इन्वायरमेंट, चाहे वो चिपकू मूवमेंट हो, चाहे वो सेव आरए मूवमेंट हो, या ऐसी कोई भी मूवमेंट हो, वो एथिक्स की जो तैयारी थी वो उसमें आ गई। जैसे महात्मा गांधी का एक बड़ा अच्छा कोट है कि वी डू नॉट इनहेरिट दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो ये मैंने फॉरेस्ट के बारे में लिखा कि ये हमारे पूर्वजों से मिली विरासत नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी से लिया हुआ उपहार है। तो हमें बहुत जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी जरूरतों को ध्यान में रख के अपने आज के काम को करना चाहिए। देखिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी मेरे एक एस्से में आ गई, और ऐसे यही है। GS 1, 2, 3 और 4 की तैयारी को एक खूबसूरत कहानी के तौर पे पेश कर देना, ये ऐसे है। आप उसमें एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे एग्जामिनर का मन हो कि वो आपकी आगे बात पढ़े। ऐसे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले 15-20 मिनट मैंने विक्रम ग्रेवाल सर की टॉक देखी थी। उन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताई जिसको मैंने अपने हिसाब से लागू किया अपने जीवन में। तो आसपास अपने ऑब्जर्व करते रहिए चीजों को। जरूरी नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें ही ऐसे में लिखनी है। दिन प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या से अगर आपने कुछ अनोखी चीज उठाई है, जैसे मैंने एक जगह लिखा कि भारत में समय की कितनी कीमत है कि लोग अपनी जान हथेली पे रख के ट्रैफिक लाइट्स का उल्लंघन करके बिना हेलमेट पहने निकल जाते हैं। तो प्रायोरिटीज देखिए डेवलपिंग वर्ल्ड में कितनी डिफरेंट होती है कि लोग जान को भी एक नीचे प्रायोरिटी पे दे रहे हैं, क्योंकि समय इतना कम है, उनको कहीं पहुंचना इतनी हड़बड़ी है। तो ये मैंने एक चौराहे से कुछ ऑब्जर्व किया, उस पर लिख दिया। ऐसे करके आप और कुछ भी लिख सकते हैं जो भी उसके संदर्भ में फिट होता हो, और उसी को एक अच्छी भाषा में और एक अच्छी उसमें ज्यादा जटिल भाषा लिखने की कोशिश मत करिएगा। मैं लॉ बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि मेरा भाषा पे पकड़ तो अच्छी थी अंग्रेजी पे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा थी, बड़े बड़े शब्द थे। और यूपीएससी की पहली रिक्वायरमेंट है आपसे सरलता। अफसर इतना बड़ा होगा, उसके पास इतनी विस्तृत जिम्मेदारियां होंगी, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगी, उसको सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट सोल्यूशन देना होता है। आपको इतनी बड़ी फाइल दी जाएगी और उसको आपको इतनी सी नोटिक में संपुटित करना होगा। यही ऑफिसर की परीक्षा है और वही यूपीएससी की परीक्षा ले रहा है कि आप में क्या वो क्वालिटीज हैं कि आप सरलता से और सटीकता से जो पूछा गया है केवल उतना ही जवाब नियमित समय में दबाव में दे सकते हैं। यही ये परीक्षा है और यही आपको करना है। सरल भाषा लिखिए, आपका कंटेंट आपको नंबर देगा। ये तो हो गई एस्से की बात। कुछ 2-3 बिंदु है मेंस की और मैं बता दूं। आप ज्यादा इन चक्कर में मत पड़िए कि कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। आप एक पेन पकड़िए जो आपको आरामदायक लगता हो और उससे लिखने की कोशिश करिए। लास्ट मोमेंट पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना दबाव होता है आपके पास। ऊपर उठाने के लिए, सर उठाने के लिए भी समय नहीं होता है, आपको लगातार लिखना होता है, आपकी उंगली घिसती है, हाथ में दर्द होता है। 2 पेपर के बाद तो आपको लगता है कि आप लिख ही नहीं पाएंगे अगले दिन।
तो इन सारी समस्याओं से आखिरी दिन रूबरू होने के बजाय आप पहले से यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि समस्याएं बाद में नहीं आएंगी, लेकिन आप मेंटली थोड़े से प्रिपेयर्ड होंगे और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करके गए होंगे। दूसरी बात मेंस की आप जितना हो सके उतने ज्यादा डायमेंशंस कवर करिए। मेरा एक सिंपल रहता था कि यदि आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो आप उसकी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल और ये वाली एनालिसिस कर दीजिए, जिससे आपको अलग डायमेंशंस मिलेंगे एक एस्से में। साथ ही साथ आप स्टेक होल्डर एनालिसिस भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल की स्तर पे क्या है उसका प्रभाव जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सोसाइटी पे क्या उसका असर होगा, सरकारों पे क्या उसका असर होगा, संस्थाओं पे क्या उसका असर होगा। तो ये तो स्टेक होल्डर एनालिसिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको यदि आंसर में सबसे पहले आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना है और उन कीवर्ड्स को इंश्योर करना है कि वो आपके आंसर्स में रेप्लिकेट हो। कोशिश करिए जितना हो सके एससी के अलावा हर आंसर में आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, उससे एक क्लैरिटी होती है, एक प्रिसिशन आता है आपके आंसर में जो आपको बेनिफिशियल होता है। और डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए। मैंने कई जगह, अब यहाँ तो मैं एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कई अलग और जगहों पे फ्लो चार्ट से एग्जांपल दिए कि कैसे आप फ्लो चार्ट से वही बात जो आप आधे से पौन पढ़ने में लिखेंगे उसी को एक बहुत छोटे से कॉर्नर में लिख देते हैं। इससे दो काम होते हैं, एक तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट और प्रिसिशन ऑफ एक्सप्रेशन पता चलता है जो एग्जामिनर बहुत पसंद करता है। दूसरी बात आपकी और जगह बचती है जिसमें आप और डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपके आंसर को एक एज मिलता है। आखिरकार क्या है मींस की परीक्षा, उस एग्जामिनर के पास इतना बंडल गया होगा चेकिंग के लिए, अब वो टायर्ड होगा जब वो चेक कर रहा है, जब तक उसको कुछ एक एलिमेंट नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा जो आपके आंसर में हो तब तक वो खुश नहीं होगा। तो जितने ज्यादा एलिमेंट्स आप कवर करेंगे उतना होगा। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ध्यान दीजिए। यदि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं डिसेंटली, मैं नहीं कहता क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करिए, लेकिन एक संतुलन बना के चलिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर लिखने से हो सकता है आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन अगर उसकी जगह आप 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिस कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से, मेरी जो जितनी थोड़ी बहुत समझ है उसके हिसाब से ये अज्ञानता होगी, तो ये काम मत करिए। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप सारे अटेम्प्ट कर देते हैं तो बहुत अधिक चांसेस है कि आपका नाम आएगा लिस्ट में। तो ये मेंस की कुछ बातें थी जो आप याद रखें और ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। कहना आसान है मेरे लिए, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उन जूतों में रह चुका हूँ। लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि प्रेशर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और जब तक आप उस पर काबू नहीं करेंगे और उसको अपने अधीन नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप इस परीक्षा में अपनी पूर्णता रूप से अपनी काबिलियत को बना पाएंगे। तो ये थी जीएस की स्ट्रैटेजी और मीन्स। अगले वीडियो में हम ऑप्शनल की बात करेंगे और उसके बाद एक वीडियो मेंटल हेल्थ के बारे में होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके प्रिपरेशन में इस बातचीत का 1% भी यदि योगदान होता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा और मैं मानूंगा कि मैं सही मायने में सफल हुआ। धन्यवाद।